11th की फिजिक्स में आज हम लोग प्रकृति के मूल बल फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक जगत में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकृति में मूल बल क्या है। देखिए, प्रकृति में हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी गतिमान वस्तु है वो लुढ़क रही है, तो लुढ़क के वो कहाँ जा रही है? वो नीचे की ही तरफ जा रही है। आप गेंद है, गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने पर क्या होता है? वो फिर नीचे ही आती है। ऐसे ही आप चुंबकों के बारे में आप देखिए या आवेशों के बारे में अगर ध्यान दीजिए तो प्रकृति में क्या होता है? इस प्रकृति में जो विजातीय प्रकृति वाले हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल वाले, नॉर्थ और साउथ ध्रुव वाले चुंबक आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे धनावेशित और ऋणावेशित जो आवेश होते हैं ये आकर्षित हो जाते हैं, और समान प्रकृति वाले ये प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति में किसी बल के ही कारण इस तरह से होता है जिनको हमने नाम दिया है, और उन नाम के बारे में ही हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकृति में मूल बल फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इसमें आपका पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए देखते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आप परिचित हैं। न्यूटन ने इसको बताया था कि कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। फिर बाद में इन्होंने बताया कि प्रकृति में जो भी पिंड है वो आपस में एक गुरुत्वीय बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हालांकि ये बल बहुत ही क्षीण होता है, इसका मान बहुत कम होता है, लेकिन कोई भी जो द्रव्य है उस पर आवेश है या आवेश नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता है, वो निरावेशित वस्तु पर ही लागू है। वो पिंड अगर है, द्रव्य है, वस्तु है, तो उनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके लिए न्यूटन ने एक सूत्र भी दिया, F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ m1 और m2 उन पिंडों के बीच, उन पिंडों का द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है। इसको एक समानुपाती नियतांक, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G कहते हैं, F इक्वल्स टू बी कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर से हम सूत्र प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए दूसरे बल पर हम चर्चा करते हैं। यह है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? जैसे आवेश, आवेश से हम परिचित हैं। अगर आवेश ये स्थिर है तो उस पर कूलाम बल कार्य करता है। जब आवेश गतिशील हो जाता है तो गतिशील आवेश के कारण विद्युतीय और चुंबकीय दोनों बल, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसके कारण विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों प्रभावी होता है। और गतिमान आवेश जब होता है तो धारा भी उत्पन्न होता है। तो प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये एक तरह से, अगर स्थिर वैद्युतिकी में हम देखें तो ये कूलाम बल है, मतलब कूलाम के नियम का अनुपालन करता है। कूलाम का नियम क्या है? जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स था, आपका गुरुत्वाकर्षण बल था, उसी तरह से आवेशित कणों के लिए कूलाम का बल होता है या कूलाम का नियम लागू होता है। अब आवेशित कण है तो अभी हमने आपको बताया कि अगर दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, सजातीय हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर दोनों विजातीय हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश है, तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और ये जो बल होता है ये इस
गुरुत्वीय बल से बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। ये 10⁻43 गुना ज़्यादा होता है गुरुत्वीय बल से। तो इसका मतलब कि ये बल बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इसका हम लोग ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं, और इसका हम अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। बस केवल जब पिंड नीचे गिरता है तो हम इसको देखते हैं कि हाँ, एक बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। तो इस तरह से हमने बताया कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यहाँ दोनों कार्य करता है। तो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम कहलाता है। तो इसको हम कूलाम का नियम भी कह सकते हैं। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आवेशों को हम Q1 और Q2 से लिखें, उनके बीच की दूरी को R से लिखें, तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक समानुपात से इसको हम बराबर करें, उसको हम K अगर कह दें, तो F इक्वल्स टू बी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आगे आप पढ़ेंगे इस G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ऐसे ही इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये जो विद्युतीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, ये गुरुत्वीय बल से 10⁻43 गुना ज़्यादा होता है। तीसरा हम लोग जानेंगे प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, नाभिक या नाभिकीय दूरियों पर प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। नाभिकीय दूरी या नाभिक का जो व्यास है 10⁻15 मीटर कोटि का है। तो बहुत कम दूरियों पर नाभिकीय बल प्रभावी होता है। नाभिकीय बल सदैव आकर्षण होता है, और ये देखिए कि यह आवेशों पर नहीं निर्भर करता। जैसे अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो उनके बीच भी प्रबल नाभिकीय बल आकर्षण होगा। ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय बल ये आकर्षण होगा, भले ही प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों धनावेश हैं, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों निरावेशित हैं, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो दोनों के बीच ही प्रबल नाभिकीय बल आकर्षण बल ही कार्य करेगा। तो ये लघु दूरियों के लिए, नाभिकीय दूरियों के लिए लागू होता है। यह है नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला जो बल होता है, ये प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। क्या अभिलक्षण होते हैं प्रबल नाभिकीय बल के, ये हम देखते हैं। विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल है। एक तो विद्युत चुंबकीय बल वैसे ही इससे 10⁻43 गुना ज़्यादा प्रबल है, और इससे भी 100 गुना अधिक प्रबल आपका नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है। अभी हमने बताया था आवेशों पर यह निर्भर नहीं करता है। आवेशों पर निर्भर ना करने का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करेगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करेगा, बशर्ते कि नाभिकीय दूरियों पर होगा। यह लघु परास वाला बल है, यह केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है। तो नाभिक के भीतर प्रभावी रहता है, इसका मतलब सिर्फ ये नाभिकीय दूरियों पर लागू होता है। चलिए चौथा देखते हैं, क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपका चौथा पॉइंट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी जिस तरह से आपका प्रबल नाभिकीय बल है, उसी तरह से नाभिकीय दूरियों पर यह भी लागू होता है, लेकिन ये प्रबल नहीं होता है। ये कुछ घटनाओं में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका नाभिकीय घटना है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में बीटा कणों का जब क्षय होता है, तो बीटा कण वास्तव में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ये नाभिक में रुक नहीं सकता है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा।
तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अब जो बल कार्य कर रहा है वो बहुत प्रबल आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, बल्कि नाभिक से उसको बाहर निकालने के लिए एक बल कार्य करता है। ये लघु परास वाला बल होगा, ये क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है और ये बीटा कण और मूल कणों के बीच कार्य करता है। मूल कण आपका न्यूक्लियन हुए, आपके नाभिक में जो अन्य कण हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बीटा कण बाहर निकलता है उनसे। तो उनसे बाहर निकलने का मतलब ये हुआ कि प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल ये लघुपरास का होता है और यह नाभिक के आकार से, ये नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही हम न्यूक्लियस रेडियाई से बाहर जाएंगे, 10⁻15 मीटर कोट से बाहर जाएंगे, तो ही नाभिकीय बल प्रभावी नहीं रहेगा। देखिए ये जो मूल कण, ये जो मूल बल हैं, ये मूल बल किसी न किसी विशेष अभिलक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। ये जो मूल बल हैं वो किसी न किसी विशेष अभिलाक्षणिक कणों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बलों का जो उत्पत्ति होगा वो फोटानों के विनिमय से होता है। किसके विनिमय से? फोटानों के विनिमय से। ये शायद आप पढ़ भी चुके होंगे कि प्रबल नाभिकीय बल ये मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। आपका पाई पॉजिटिव मेसान, पाई नेगेटिव मेसान, पाई जीरो मेसान, इस तरह से नाभिक के अंदर ये और कुछ एंटी कण ये बनते हैं, जिसके कारण प्रबल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल का जो विनिमय होता है वो मेसान कणों के विनिमय के द्वारा प्रबल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। ऐसे क्षीण नाभिकीय बल ये बोसानों के विनिमय द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये थोड़ा सा अभी संदेहास्पद है और अभी इसको मान्यता नहीं मिली है कि जो गुरुत्वीय बल होता है ये किन कणों के विनिमय से उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये भी एक विशेष कण, जिसको नाम इन्होंने ग्रेविटॉन दिया है, ग्रेविटानों के विनिमय के कारण गुरुत्वीय बल उत्पन्न होते हैं। तो ये तो थे कि किन कणों के विनिमय से आपके ये मूल बल ये उत्पन्न होते हैं। अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। प्रकृति का एक अपना नियम है। प्रकृति क्या करता है? सबको संरक्षण प्रदान करता है। वो चाहता है कि किसी चीज़ का विनाश ना हो। अगर विनाश नहीं उस चीज़ का हो रहा है तो समझ लीजिए उस चीज़ की उत्पत्ति भी नहीं हो रही है। दोनों बातें एक साथ होंगी। जिस चीज़ का उत्पत्ति होगा उस चीज़ का विनाश होगा, और जिस चीज़ की उत्पत्ति नहीं होगी उस चीज़ का विनाश भी नहीं होगा। बिल्कुल यही नियम, प्रकृति का ये नियम हमारे जो अन्य हम लोगों ने फिजिकल लॉ नाम दिया है, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रकृति नियम का अनुपालन करती है। इनमें कुछ कंजर्वेशन, संरक्षण आपको बताए जाएंगे। कुछ यहाँ तो आप जनरली जान लीजिए, आगे आप पढ़ते रहेंगे। कंजर्वेशन का मतलब हुआ संरक्षण। संरक्षण का मतलब हुआ कि उस पर अगर कोई अन्य एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे तो उसका जो टोटल वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, वो नियत होगा, वो संरक्षित होगा। इसी को हम संरक्षण कहते हैं या कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये आपका पहला दिया गया ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ चुके हैं। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब जब ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसका हम विनाश कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है ये संरक्षित है। और यही जो नियम है इसको हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम या ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से इसी क्रम में हमारा रेखीय संवेग संरक्षण है।
संवेग ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, P बराबर mv। आप पीछे की कक्षाओं में 10th वगैरह में पढ़े होंगे। संवेग संरक्षित होगा कब? जब इस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उस पिंड का जो रेखीय संवेग होता है वो संरक्षित होता है, कांस्टेंट होता है। तो P बराबर हम कांस्टेंट कर सकते हैं या mv बराबर कांस्टेंट कर सकते हैं जब एक्सटर्नल कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर F इक्वल्स टू बी 0, आपका फोर्स 0 है, तो m1 v1 बराबर m2 v2। आगे आप इसको और भी डिटेल जानेंगे। इसको हम रेखीय संवेग संरक्षण कहते हैं। जिस तरह से आपका रेखीय संवेग संरक्षण है उसी तरह से कोणीय संवेग संरक्षण है। जब कोणीय गति होती है तो कोणीय गति में आपका एंगुलर मोमेंटम कार्य करता है, कोणीय संवेग कार्य करता है। और जब कोणीय संवेग कार्य करता है तो ये किस कारण होता है? जैसे बल के कारण रेखीय संवेग, वैसे बल आघूर्ण के कारण कोणीय संवेग। तो बल आघूर्ण के कारण ये होता है यदि बल आघूर्ण किसी घूर्णन कर रहे वस्तु पर ना लग रहा हो। इसका मतलब बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो। यदि घूर्णन कर रहे किसी भी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है। कोणीय संवेग को हम J से लिखते हैं। J का मान I ओमेगा होता है, जहां I जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा कोणीय वेग होता है। J को हम mvr भी लिख सकते हैं। m द्रव्यमान हो गया, v वेलोसिटी हो गई और r ये दूरी हो गई। तो इस तरह से J बराबर कांस्टेंट, I ओमेगा बराबर कांस्टेंट, इस तरह से हम इसको जानते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण ये होता है। ऐसे ही द्रव्य ऊर्जा संरक्षण, मास एनर्जी कंजर्वेशन। मास एनर्जी कंजर्वेशन का नाम लेते ही आइंस्टीन तुरंत सामने आ जाते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप सूत्र भी जानते हैं, E इक्वल्स टू बी mc स्क्वायर। क्या है? E इक्वल्स टू बी mc स्क्वायर, mc स्क्वायर। ये यम द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है और E एनर्जी है। तो इस तरह से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में, और ऊर्जा द्रव्यमान का इस तरह से कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है। द्रव्यमान को हम अगर तोड़ रहे हैं तो ये जितनी ऊर्जा में कन्वर्ट होगा उतने द्रव्यमान ये ऊर्जा के तुल्य होगा। इसी को हम कहते हैं द्रव्य ऊर्जा संरक्षण। अभी तक जो भी हमने देखा इस संरक्षण में, इसमें कोई आवेशित कण नहीं था और अब यहाँ हम एक आवेशित कण के लिए अगर चर्चा करते हैं तो वो होगा आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश की अगर बात आ रही तो हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूल रूप से प्रभावी है। सबसे प्रमुख कारण ये इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन अगर गया तो उस पर आवेश का मान ऋणात्मक हो गया। तो मूल रूप से धन या ऋण जो आवेश है, ये आवेश इसी इलेक्ट्रॉन के कारण है। मूल इकाई आवेश कहा जाता है, E से लिखा जाता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसकी वैल्यू होती है और इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ये रहता है। तो आवेश को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उस पर ऋणावेश आ गया और उस जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धनावेश आ गया। तो अगर दो वस्तुएं हैं, एक से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और दूसरे में प्रवेश कर रहा है, तो एक पर जितना धनावेश दूसरे पर उतना ही ऋणावेश। तो हमने आवेश तो उत्पन्न कर लिया, लेकिन जो इसका मूल कारक जो है इलेक्ट्रॉन, उसको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो इस तरह से आवेशों का भी हम ना ही उत्पादन कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश ये प्रकृति में संरक्षित है। प्रकृति में जो आवेश है ये संरक्षित है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा किया प्रकृति में मूल कण, ये 4 प्रकार के हैं। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
और वीक न्यूक्लियर फोर्स। कुछ हम लोगों ने कणों के बारे में जाना कि किसके विनिमय के कारण उत्पन्न होता है, कौन सा बल, प्रोटॉनों के कारण आपका विद्युत चुंबकीय बल, मेसॉनों के विनिमय से प्रबल नाभिकीय बल, बोसॉनों के विनिमय से क्षीण नाभिकीय बल और ग्रेविटानों के विनिमय से आपका गुरुत्वीय बल। और कुछ हमने प्रकृति के नियमों, भौतिक के नियमों की प्रकृति ये जानी है, जिसमें हमने संरक्षण जाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मास एनर्जी कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इस तरह से ये भौतिक जगत आपका पहला अध्याय आपका समाप्त होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर पर अगली वीडियो देंगे। धन्यवाद।